नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अपने जीएस को कवर कर रहे थे, जो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी जिसमें जीएस पूछा जाता है, चाहे वो बीसीएस लेवल का हो, एसएससी लेवल का, जीडी लेवल का, या फिर जो बिहार में टीआरई का एग्ज़ाम होता है, या जो मतलब कि एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, सीडीपीओ का कोई सा भी एग्ज़ाम होता है, उसमें जो जीएस पूछी जाती है, उन सब के लिए हम जीएस कवर कर रहे थे। तो मैंने आपको जीएस कवर करने के दौरान मैंने आपको ये बीपीएससी के लिए या बिहार के लिए जो बिहार स्पेशल होता है ना, बिहार स्पेशल, उसको बहुत अच्छे से आपको करवा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट बना दी है और आपको उसकी पीडीएफ दे दी है, और लगातार आप लोग उसको देख रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको आप मैच कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आपने ये पाया है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद जो 71 का एग्ज़ाम था उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया, और जो बजट होता है बिहार का वो पढ़ाया, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया, सारा चीज़ और पीवाईक्यू पढ़ाया। तो और इसी का फ़ायदा आपने 71 का जब एग्ज़ाम हुआ उसमें देखा कि बहुत सारे सवाल जो है 40 से 45 सवाल उसमें फँसे हैं। उसके बाद मैंने क्रमबद्ध तरीके से जीएस पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने 2 सब्जेक्ट उठाए, एक मॉडर्न हिस्ट्री उठाया, मॉडर्न हिस्ट्री, और दूसरा मैंने उठाया जो है बायोलॉजी। तो दोनों को मैं कवर करवा रहा था। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। हम ब्रिटिश की नीतियाँ पढ़ रहे थे। पिछले जो वीडियो है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि इसमें क्या-क्या करवाया जा चुका है इस चैनल पे। तो ब्रिटिश की जो नीतियाँ हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बहुत सारी नीतियाँ हमने, जो उनकी सामाजिक धार्मिक नीतियाँ होती हैं, जो उनकी प्रशासनिक नीतियाँ और राजनैतिक नीतियाँ, ये सब नीतियाँ जो होती हैं, उनको हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। दोस्तों, अब क्या है कि अब हमारे पास जो नीतियाँ बची हैं ब्रिटिश की, वो 2-3 नीतियाँ ही बची हैं। एक तो बची है हमारे पास जो ब्रिटिश की शिक्षा नीति, उसके बाद हमारे पास बची है ब्रिटिश की प्रेस और जो अखबार की नीति थी, ये सारी नीति थी, वो बची हैं, और तीसरा जो है अकाल की नीति जो ब्रिटिश की थी वो। इन तीनों को पढ़ने के बाद हमारा ब्रिटिश की नीतियों वाला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से मतलब कि हम ये ब्रिटिश में जो शिक्षा का मतलब कि शिक्षा की जो पॉलिसी थी ब्रिटिश की, वो समझ लेते हैं। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, ये हमारा चैप्टर है, और इसी को पढ़ते हुए हम देखेंगे कि शिक्षा को लेके भारत में जो ब्रिटिश काल था उसके दौरान क्या-क्या चीज़ें की गईं, और किस तरीके से ब्रिटिश ने नीतियाँ बनाई, जिसका भारत को किस तरीके से लाभ हुआ, हानि हुई, और उनका उद्देश्य क्या था जो ब्रिटिश नीतियाँ बनवाई जाने लगी। और हमारे पास सवाल इस तरीके के बनेंगे, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, और जो भी एक्ट या जो भी मतलब कि जो एक्ट है या कानून जो लाए जाते थे उस समय पे, उनका जो होता था उद्देश्य वो क्या होता था। तो इसी तरीके की सारी चीज़ें हम इस चैनल पे या इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखो, आपसे सवाल ये पूछा जाता है, जिस तरीके का एग्ज़ाम उसी तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। पूछा जाएगा आपसे कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो आप बताएँगे चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। टू द पॉइंट, बस इसी तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं फैक्चुअल रूप में, उन्हीं को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। देखो, उस समय पे जो विवाद था कि भारत के जो लोग हैं उनको किस तरीके की शिक्षा दी जाए। तो इसी को लेके जो अंग्रेज लोग थे वो 2 भाग में बँटे थे कि भारत को जो है भारत के हिसाब की शिक्षा दी जाए, कि जो इंग्लिश के हिसाब से जो आधुनिक शिक्षा है उसको दिया जाए। दूसरा ये विवाद था कि भारत के जो लोग हैं इनको इनके लोकल लैंग्वेज में शिक्षा दी जाए, या जो अंग्रेजी है उसके माध्यम से शिक्षा दी जाए, उसको भाषा बनाया जाए और उसी के माध्यम से इनको शिक्षित किया जाए। दोनों चीज़ को लेके विवाद था। तो जो ये मानते थे, क्या कहते हैं, कि जो प्राच्यवादी थे कि जो विषय हो भारतीय हो, और जो लैंग्वेज यहाँ पे बनाई जाए वो लोकल लैंग्वेज बनाई जाए जिनसे इनकी समझ में आए। तो यहाँ की इस तरीके के जो लोग बात करते थे वो प्रिंसिप थे, और इनका हिंट यही था कि जब हम लोकल लैंग्वेज पढ़ाएंगे सबको, तो हम खुद भी इनकी चीज़ों को समझ पाएंगे, फिर हम इनके ऊपर जो शासन करना आसान हो जाएगा। तो इसके जो समर्थक थे, जो प्राच्यवादी थे, हेस्टिंग थे, मिंटो थे, ये लोग थे। और जो आंग्लवादी, जो अंग्रेजी भाषा को मतलब कि विषय बनाना चाहते थे, वो ये कौन लोग थे, वो ट्रेवेलियन थे, मैकाले थे, ये लोग थे। और इन पे जब डिबेट होता है कि दोनों पे, तो ये लोग कहते हैं कि अभी विषय आदमी को, लेकिन भाषा यहाँ की लोकल वगैरह हो जाए। जो आंग्लवादी है ये कहते थे कि भाषा जो है अंग्रेजी हो, विषय भी आधुनिक हो। तो ये लोग कहते थे। और मैकाले के द्वारा ही 1835 का जो स्मरण पत्र था, इसी से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ती है। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि विषय जो होगा वो आधुनिक होगा। आधुनिक शिक्षा जैसे जो भी विज्ञान वगैरह की शिक्षाएं हैं वो सारी चीज़ पढ़ाई जाएंगी, और भाषा जो होगा वो माध्यम होगा जो पढ़ाए जाने का भारतीयों को, वो अंग्रेजी होगा। और फिर हम जो ऊपर के लोग होंगे, कुछ जो मतलब कि समाज के जो पैसे वाले लोग हैं या अपर कास्ट के लोग हैं, अपर क्लास के जो लोग हैं, जो मतलब कि पहुँची, जिनकी शिक्षा तक पहुँच है, उनको हम शिक्षित करेंगे पहले स्टेप में। और फिर वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे
वो अपने जो नीचे के लोग हैं उनको शिक्षित करेंगे। तो इसी को बोला जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि मतलब ऊपर के कुछ लोगों को उसका लाभ पहुंचा देना और छन छन के ये जो लाभ है धीरे धीरे नीचे वाले लोगों तक पहुंचेगा। तो अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई, ठीक है, कि इसका क्रियान्वयन हम कैसे करेंगे, कि ऊपर के कुछ लोगों को हम शिक्षित कर देंगे और वही लोग शिक्षा को धीरे धीरे नीचे पहुंचाएंगे। इसको बोला जाता है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। और ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, ये लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लॉर्ड ऑकलैंड जो है इसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो आपको याद रखना है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का जो सिद्धांत है वो लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फिर हम अपने मेन चीज़ पे आ जाएंगे कि किस किस तरीके से शिक्षा की विषय में जो अंग्रेजों ने किया वो क्या क्या किया। विलियम जोन्स एक अंग्रेज रहते हैं, इनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की जाती है। विलियम जोन्स के द्वारा ही एक पत्रिका निकाली जाती है एशियाटिक रिसर्चेज। तो ये सारा ईयर भी याद रखना है और किसकी स्थापना करते हैं ये भी याद रखना है। अनुवाद ये किस किस का करते हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का ये अनुवाद करते हैं, गीत गोविंद का अनुवाद करते हैं, तो उपदेश का अनुवाद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अनुवाद कौन करते हैं, विलियम जोन्स। और ये एशियाटिक सोसाइटी जो रहती है इसी के एक सदस्य रहते हैं जिनका नाम रहता है विल्किंसन। और इन्होंने ही पहली बार ये विल्किंसन जो रहते हैं मूल गीता का अनुवाद किया था। तो ये जो विल्किंसन रहते हैं इन्होंने पहली बार ही गीता का अनुवाद किया था। तो ये भी दिमाग रखना है, विलियम जोन्स ने नहीं किया था, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसके सदस्य रहते विल्किंसन, इनके द्वारा गीता का अनुवाद किया जाता है। और जब विलियम जोन्स की मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु पर मनुस्मृति का अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो मनुस्मृति को किस नाम से, इसको बोला जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, इस नाम से, या कोड ऑफ जेंटोस लॉ, जो बूढ़े लोग हैं उनका कानून, इस तरीके से इस नाम से मनुस्मृति का अनुवाद जब इनकी विलियम जोन्स की मृत्यु होती है तब किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आराम आराम से करना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। बाद में जो आगे चल के जोनाथन डंकन के प्रयास से 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर के प्रयासों से की जाती है। 1800 में बेलेजली के प्रयास से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। और इसमें जो भारतीय प्रशासक रहते हैं, जो अंग्रेज लोग रहते हैं, इनको भारत की भाषाओं में ज़्यादातर उर्दू और हिंदी में प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे ये भारत का प्रशासन यहाँ पे चला सके। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की स्थापना संकल्पना किसने दी, तो हेयर नाम के एक अंग्रेज रहते हैं, इन्होंने सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की मतलब कि संकल्पना दी। थॉमसन एक व्यक्ति रहते हैं, उन्होंने बोला कि कॉलेज जो पढ़ाई जाए, मतलब कि जो कॉलेज की पढ़ाई हो वो तो अंग्रेजी माध्यम में हो, लेकिन जो स्कूल की पढ़ाई हो वो हिंदी देसी लोकल लैंग्वेज में हो। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें थी, वो मैंने आपको एक स्टेप में बता दी। ये चीज़ें मैंने पता है बहुत सारी किताबों से कवर की है, तो उसमें जो मुझे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लगी कि यहाँ से सवाल बन सकता है, उन सबको मैंने नोट करके एक जगह दिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो हमारे चीज़ सामने हैं, उनको बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको भी कवर करते चलते हैं। देखो, सबसे पहले शिक्षा के लिए जो प्रयास किया गया वो 1854 में किया गया। इसको बोलते हैं शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो शिक्षा पर आता है वो कब आता है, 1854 में। ये बीओसी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसी का हेड होता है ये कौन, चार्ल्स वुड। और इसी के द्वारा चार्ल्स वुड का डिस्पैच लाया जाता है 1854 में। और इसको कहा जाता है ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, आपको दिमाग में रखना है। इसी के माध्यम से ये कहा गया कि उच्च शिक्षा जो होगी वो अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी और जो जनसाधारण की भाषा जो होगी का माध्यम देसी होगा। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और जन साधारण का माध्यम जो होगा वो देसी होगा, ये दिमाग में रखना। ठीक है, इसमें स्त्री शिक्षा की बात की गई और व्यवसाय शिक्षा की बात की गई, प्रशिक्षण संस्थानों की बात की गई, निजी उद्यमों को प्रोत्साहन के लिए शिक्षा के अगर निजी लोग भी आ सकें अपने स्कूल खोल सकें, इसके लिए कहा गया कि आपको ऐड वगैरह दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा निजी लोग शिक्षा में शामिल हों, नए नए स्कूल खोलें और अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार देगी, ये इन्होंने ये कहा। इसी में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बातें की गई, लेकिन ज़्यादातर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ज़्यादातर पाश्चात्य शिक्षा का ही प्रयास हुआ। भारत की जो शिक्षा है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, जो बहुत सारी चीज़ें भारत की हैं उनको नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, और फिर इसी के प्रयास के माध्यम से 1857 में आगे चल के लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में यूनिवर्सिटी खोले जाएं, इसका काम खोले जाएं ये कहा गया। और जिसका काम केवल परीक्षा लेना हो, ये सब बातें किसमें की गई, शिक्षा पर चार्ल्स वुड के डिस्पैच जो 1854 में आया, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
ठीक है, दिमाग में रखना। इसमें तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई, महाविद्यालय खोलने की बात की गई, हर प्रांत में शिक्षा विभाग बनाए जाने की बात की गई और इसी के दौरान रुड़की की भी स्थापना होती है, जो रुड़की कहाँ है, उत्तराखंड में जो है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है। उसके बाद आता है हंटर आयोग, जो 1882 और 1883 में आता है। इसमें 8 सदस्य जो होते हैं वो भारत के होते हैं। और इसका जो हंटर जो आयोग आता है, ये जो सारी चीज़ों के विषय में नहीं आता है, ये केवल प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा होती है उन्हीं तक सीमित रहता है। ये विश्वविद्यालय की शिक्षा की समीक्षा वगैरह करने के लिए नहीं होता है, तो केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रहता है। ये जो हंटर आयोग आता है, ये सुझाव देता है कि सरकार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दे, जिसका माध्यम स्थानीय भाषा में हो तथा शिक्षा का नियंत्रण जो है जिला और नगर बोर्ड को सौंपा जाए। तो ये कहता है कि सरकार केवल जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दे और जिसका माध्यम जो हो स्थानीय भाषा में हो, ना कि अंग्रेजी हो। स्थानीय भाषा में जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हो और इस शिक्षा का नियंत्रण जो हो वो जिला और नगर बोर्ड हो, उनके पास हो। इन्होंने ये कहा। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड बनाए। एक तो साहित्यिक खंड जो विश्वविद्यालयों के लिए हो और व्यवहारिक जो हो वे विद्यार्थियों के व्यावसायिक और व्यापारिक भविष्य के निर्माण के लिए हो, कि भाई साहित्यिक चीज़ें हैं ये तो आप विश्वविद्यालय में पढ़ा दो, लेकिन कुछ व्यवहारिक भी चीज़ें, उसको जॉब वो भी चाहिए, तो उसके लिए जो है टेक्निकल थोड़ी सी व्यवसायिक शिक्षा ये सब भी इसको दी जाए, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखना है। महिला शिक्षा पर जोर दिया। और इसी हंटर आयोग के प्रयास से फिर 1882 में जो है पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो ये ध्यान में रखना कि पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना कब होती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब होती है, 1887 में। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। ये हंटर आयोग के विषय में था। देखो जल्दी जल्दी बता रहा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, आपसे मिलान वाले सवाल ज़्यादातर बनेंगे कि हंटर आयोग किस चीज़ से संबंधित था, इस समय गवर्नर जनरल कौन था, वो भी सब बता दूंगा अभी। तो केवल मोटा मोटा सवाल बनेगा। इसके जो इम्पोर्टेंट ये जो मतलब कि प्रावधान है, इनसे ज़्यादा सवाल नहीं बनेंगे, फिर भी आपको एक बार जल्दी से मैं बताए दे रहा, ठीक है। उसके बाद आता है सर टॉमस रैले जो होते हैं, इनके मतलब कि इनके अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है और ये आयोग ये संतुष्टि देता है, 1902 में संतुष्टि देता है कि विश्वविद्यालय के लिए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया जाए। तो इनके जो सर टॉमस रैले होते हैं, इसी के सुझाव पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया जाता है। इसको शिमला प्रस्ताव भी बोलते हैं। और इसमें ये कहा गया, ये सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए था कि भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना, इसका जो प्रावधान था विश्वविद्यालय अधिनियम का, तथा संविधान की कार्य क्षमता के बारे में सुझाव देना। इस विषय पे ये जो है सर टॉमस रैले आयोग बनाया गया। इसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय का इससे कोई संबंध नहीं था। और फिर इसमें ये भी कहा गया कि ये जो विश्वविद्यालय अधिनियम होगा, इसमें ये सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए है और गवर्नर जनरल जो होगा ना, इसको विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार होगा कि इस विश्वविद्यालय की सीमा कहाँ तक होगी। तो ये अधिकार होगा जिसको इसको गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो यह भी दिमाग में रखना आप लोग। इसके बाद 1913 में सरकार का प्रस्ताव आता है और सरकार के प्रस्ताव में ये कहा जाता है कि निरक्षरता को समाप्त करने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय जो है खोला जाएगा। तो ईयर याद रखना कि सरकार का प्रस्ताव कब आता है। फिर उसके बाद सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 आता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं और समस्याओं पर विचार करने के लिए आता है। इसमें ये भी थोड़ा सा कहा कि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पे भी रिपोर्ट दे दो, लेकिन मेल रूप से ये आता है कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए, ठीक है। इस सैडलर आयोग के 2 सदस्य भारतीय भी रहते हैं, एक आशुतोष मुखर्जी रहते हैं, एक जियाउद्दीन अहमद रहते हैं, ये दोनों रहते हैं। और इसने ये बताया सैडलर आयोग ने कि स्नातक जो होगा वो 3 वर्ष का होगा और प्रतिभाशाली जो मतलब कि बच्चे होंगे उनके लिए ऑनर्स जो कार्यक्रम होता है वो शुरू किया जाएगा। अगर किसी विशेष क्षेत्र में उनको कुछ काम करना है तो उनके लिए स्पेशल टाइप का कोर्स लाया जाएगा, जिसमें खास तरीके के जो सब्जेक्ट होंगे उन्हीं पे फोकस किया जाएगा, उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। तो उनके लिए जो है ऑनर्स कार्यक्रम लाया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो होता है उसी के माध्यम से कलकत्ता विश्वविद्यालय को मुक्त करके बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। और ये इसलिए खोला गया था कि इसकी और कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम करने के लिए ढाका में भी एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ये कहा गया कि इसमें सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में कब आता है, ये दिमाग में रखना, 1917 में, ठीक है। और देखो और कौन कौन सी चीज़ें हैं। 1919 के एक्ट से मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड एक्ट जो होता है, इसमें शिक्षा विभाग को है प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखना कि 1919 के एक्ट से जो शिक्षा विभाग है ये प्रांतीय सरकारों के जो मामले होते हैं उनको हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, ना कि केंद्र सरकार के पास, ठीक है। तो दिमाग में रखना। हार्टोग समिति कब बनती है, 1929 में। ये शिक्षा के विकास पर इसको रिपोर्ट देने के लिए कहा जाता है और ये प्राथमिक शिक्षा पर जोर देती है, ठीक है। और इसी हार्टोग समिति के सिफारिश पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE का पुनर्गठन किया जाता है। तो ये भी दिमाग में रखना है।
ठीक है। चलो उसके बाद हम करते हैं वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना 1937। ठीक है। अब देखो वर्धा बुनियादी शिक्षा ये गांधी जी द्वारा लेके आई जाती है। कौन सी वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना? ये महात्मा गांधी का जो हरिजन नामक पत्र था उसमें इसका पूरा का पूरा बयान दर्ज है। वो जाकिर हुसैन ने इसका ब्यौरा प्रस्तुत किया था। किसका? वर्धा बुनियादी शिक्षा का ब्यौरा किसने प्रस्तुत किया था? तो जाकिर हुसैन ने किया था। योजना का मूलभूत सिद्धांत इसमें क्या रहता है? ये कहते हैं वर्धा बुनियादी शिक्षा में कि विलय योग हस्तनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। जो विक्रय योग, विलय योग नहीं, विक्रय योग जो होगी, जो बेचने वाली वस्तुएं होंगी हस्त निर्मित, जो हाथ से जाने वाली वस्तुएं, उनका उत्पादन किया जाएगा। सिर्फ पढ़ाई का ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसके साथ रोजगार पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें विद्यालयों को जो मातृभाषा के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रथम 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कहा गया कि पहले 7 वर्ष तक जो विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क और सभी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी अनिवार्य रूप से। इसमें कोई भी बच्चा बचेगा नहीं। और जो मतलब इस तरीके से शिक्षा दी जाएगी कि वो मतलब कि काम भी कर सके और शिक्षा भी प्राप्त कर सके। दोनों तरीके की शिक्षाओं को इसमें अनिवार्य बनाया गया। ठीक है। 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये कहा गया। माध्यम इसमें होगा जो मातृभाषा में होगा। कक्षा 8 के बाद ही इंग्लिश में जो है शिक्षा दी जाएगी, उसके पहले जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है, कांग्रेस इस्तीफा दे देती है, इसकी वजह से ये योजना लागू नहीं हो पाती है। तो 1937 में वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना किसके द्वारा लाई जाती है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब ब्यौरा कौन प्रस्तुत करते हैं? जाकिर हुसैन। इसके बाद आती है सार्जेंट योजना 1944 में। CAB की सिफारिश पर जो अभी यहाँ पे बोर्ड बना था ना, देखो 1935 में जो सार्जेंट हार्टोग समिति थी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बना था, इसका पुनर्गठन किया जाता है और इसी की सिफारिश पर सार्जेंट योजना 1944 में आती है। ये जो सार्जेंट योजना आती है ये देश भर में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं, ऐसा बोला जाता है इस सार्जेंट योजना में। और 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए और बालक बालिकाएं दोनों को शिक्षा दी जाए, ये कहा जाता है। ठीक है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या प्रयास किए जाते हैं वो भी समझ लो। राधा कृष्णन आयोग का गठन किया जाता है 1948 से 1949 में। विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी रिपोर्ट देता है ये। और इसी की सिफारिश पर 1953 में UGC, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, उसका गठन किया जाता है। तो ये भी दिमाग में रखना। कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना, जो आयोग होता है शिक्षा आयोग की स्थापना 1964 से 1966 के दौरान की जाती है। ये शिक्षा के सभी पक्षों पर ध्यान देता है और इसी की सिफारिश पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लाई जाती है, ये भी दिमाग में रखना। इसमें ये कहा जाता है कि 14 वर्ष के तक के जितने बच्चे हों उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो पहली बार ऐसी बातें कौन करता है? कोठारी आयोग। और ये 3 भाषा का फॉर्मूला लेके आता है कि इनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। जैसे भारत के दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनको तो अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी में शिक्षा जो संपर्क की भाषा है उसमें दी जाए, और एक जो भारत की राजभाषा या दक्षिण उत्तर भारत की कोई भाषा हो, जरूरी इसमें हिंदी की बात की गई, लेकिन उत्तर भारत की कोई भी भाषा हो उसको सीखें। और जो उत्तर भारत के लोग हों वो अपनी मातृभाषा से सीख लें और संपर्क की भाषा अंग्रेजी सीख लें और कोई साउथ की भाषा सीख लें। ऐसी सारी बातें कोठारी आयोग में की गई थी। ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए, ऐसी बातें की गई। प्रशिक्षण दिया जाए, R&D किया जाए, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए। कृषि औद्योगिक शिक्षा पे मतलब कि बल दिया जाए कि जो औद्योगिक शिक्षा हो जो कृषि से जुड़ी हो, ये मतलब कि बराबरी समानता पर बल दी जाए। सस्ती पुस्तकें प्रोवाइड की जाएँ बच्चों को जो प्राइमरी और जूनियर लेवल पे होती हैं, मतलब कि फ्री किताबें दी जाएँ, सस्ती किताबें दी जाएँ। ये सब कोठारी आयोग की बातें थी। ठीक है। उसके बाद 1976 में जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। आपको दिमाग में रखना है, शिक्षा को पहले ये जो मतलब कि शिक्षा रहती है वो केंद्रीय सूची का विषय रहती है। 1976 में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। 1986 में नवीन शिक्षा नीति लाई जाती है। और अब जो है कब 2020 में लाई गई है नई शिक्षा नीति। कब लाई गई है? अभी के जो नई शिक्षा कस्तूरी रंगन रिपोर्ट पे जो लाई जाती है वो कब लाई जाती है? 2020 में ही ना, कि 2021 में? ये थोड़ा चेक कर लेना। और तो मैंने शिक्षा के विषय में जो भी नीतियाँ रहती हैं अंग्रेज काल से लेके आज तक मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। इसके बाद जो भी मतलब कि शिक्षा से संबंधित सवाल आएंगे या जो अंग्रेजों के एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित सवाल आएंगे वो आपसे एक भी नहीं छूटेंगे। अभी इन्हीं सबको दोहरा देता हूँ कि किस तरीके से मिलान वाले सवाल ज़्यादा बनते हैं। आयोग, वर्ष और गवर्नर जनरल। चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब आता है? 1854 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन रहता है? डलहौजी। हंटर आयोग कब आता है? 1882 में। उस समय गवर्नर जनरल को आप क्या करना है, इस पे विषय लिख लेना
कि मोटा-मोटा ये किस चीज़ के विषय में था। जैसे हंटर आयोग किस प्राथमिक शिक्षा, ऐसे करके लिख लेना। रेलवे आयोग जो भारतीय विश्वविद्यालय के लिए, सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए, ऐसा सब कुछ सामने-सामने लिख लेना, तो और भी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। तो रेलवे आयोग 1902 में आता है, कर्जन इस समय गवर्नर जनरल रहता है। सैडलर आयोग 1917 में आता है, चेम्सफोर्ड इस समय गवर्नर जनरल रहता है। हार्टोग समिति जो प्राथमिक शिक्षा पर आती है 1929 में, इस समय इरविन जो है गवर्नर जनरल रहता है। लिंडसे आयोग जो आता है प्रौढ़ शिक्षा पर, ये 1929 में आता है और इस समय गवर्नर जनरल कौन रहता है, इरविन रहता है। सार्जेंट योजना जो आती है 1944 में, इस समय जो गवर्नर जनरल रहता है वेवेल रहता है। तो आपको सारा चीज़ स्पष्ट होना चाहिए, जितना भी मैंने आपको बताया। रट्टा मारो तभी पास होगे, नहीं तो मेरे बताने से आप पास वास नहीं होने वाले। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके कॉन्सेप्चुअल रूप से मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ और उसके बाद फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एक जगह पे नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना याद करो, उतने से जितना ज़्यादा याद हो पाएगा आपके सवाल उतने ज़्यादा बनेगा। और मैं लिख के देता हूँ कि इससे बाहर सवाल नहीं आने वाले। तो इतना विश्वास करके सिर्फ और सिर्फ केवल याद करो। आपको करना क्या है कि 9 6 6 7, अब मैं थोड़ा सा जल्दी में था तो इसलिए मैं वीडियो बहुत जल्दी बना दिया। तो इसके बाद जो होंगे, ये नीतियों का चैप्टर था, छोटा ही था, तो इसमें ज़्यादा इधर तो बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। 96 67 30 56 79 इस नंबर पे जो है मैसेज करके आप पीडीएफ ले लो, मैसेज करके पीडीएफ ले लो। और ये सारी वीडियो आप हिंदी मीडियम नाम का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे देख रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो आप अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और लाइक तो ज़रूर ही कर दो यार। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। और कमेंट तो भी मतलब कि वीडियो में जा के करो। आप टेलीग्राम पे कमेंट करते हो, इससे अच्छा जाके वीडियो में कमेंट करोगे तो थोड़ी रीच उसकी भी बढ़ती है। ठीक है, इसकी पीडीएफ उसमें सेंड कर दूंगा और आप लोग इसको सामने रख के सुन लेना, सारी चीज़ें एक बार में याद हो जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखो मुझे भी कुछ काम है, तो मैंने आज का वीडियो मतलब कि बना दिया है। शिक्षा वाला जो चैप्टर था वो सारा कुछ आपको करवा ही दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो बचा है पोर्शन, जो प्रेस वाली नीतियाँ हैं वो कर लेंगे। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग कर लेंगे जो मतलब कि अकाल नीति छोटा सा ही है, तो प्रेस वाले में जब करेंगे तो हमारा नीतियों वाला चैप्टर जो होगा अंग्रेजों का वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ लेंगे विद्रोह। विद्रोह में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से विद्रोह पढ़ने हैं। हमको पढ़ना है 1857 के पहले के विद्रोह, 1857 के पहले के विद्रोह पढ़ने हैं, पहले के विद्रोह। और जाके देख लेना भाई, इस इतने जल्दी इतने कम टाइम पे कोई भी नहीं पढ़ाता है। लोग इसी को खींच खींच के 3 4 दिन लगा देते हैं। तो आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें मिल रही हैं तो क्यों इधर उधर भटक रहे हो। ठीक है, एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कलेक्ट करो और आगे बढ़ो यार याद करके। और देखो 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, किसान विद्रोह पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, हम जनजाति विद्रोह पढ़ेंगे। इतना करने के बाद आपका कम से कम 60% जो है, जो हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगा मॉडर्न का। उसके बाद जो राष्ट्रवाद में आ जाएंगे, और राष्ट्रवाद को 1885 से पढ़ते हुए हम 1947 तक पूरा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। तो आप दिमाग में ये मत रखना कि कुछ भी छूटेगा। और इसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट होंगे उनको भी जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उसको तो करते ही जाओ। और मैं आपको सलाह दे रहा कि जो करंट अफेयर है उसको भी पढ़ते जाना। मैं जहाँ तक करवा पाऊँगा करवाऊँगा ही, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करके उसको भी करते जाना अभी से। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।